हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने संविधान का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था और उसके आगे हम लोगों को पढ़ना था कंपनी शासन से ब्रिटिश ताज के जो शासन तक था, इसके विषय और महत्वपूर्ण बिंदु और अधिनियम को हमको पढ़ना था, जो हमारे संवैधानिक विकास की सीढ़ियों को दर्शाते हैं। और यहीं से हमारे संविधान की धीरे धीरे शुरुआत होती है, जिसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है चार्टर एक्ट 1793। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते चलेंगे। और यहीं से एग्ज़ाम में आपके सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो उसके मेन पॉइंट होते हैं, जो चीज़ें हुई हैं, जैसे जैसे हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना होता है। और हमारे एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें आती हैं और कुछ अलग से नहीं आता है। तो हमारा जो चार्टर एक्ट 1793 था, उसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की देखरेख और मूल्यांकन। यानी ईआईसी का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की देखरेख करना और जो मूल्यांकन करना किसका काम था? 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था। अब इसमें क्या था और एक चीज़, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो था, इसमें 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। कब? 1793 में, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट आता है, राजस्व न्यायपालिका, राजस्व प्राप्ति के कार्यों को न्यायिक क्षेत्र से अलग किया गया था, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ था, और राजस्व या न्यायपालिका का जो कार्य था, राजस्व प्राप्ति था, इन सारे कार्यों को न्यायिक क्षेत्र से अलग किया गया था। अब वेतन की बात करते हैं, तो ब्रिटिश अधिकारियों का वेतन भारतीय राजस्व देने का प्रावधान किया गया था। यानी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के किस अधिनियम के अंतर्गत जो वेतन था ब्रिटिश अधिकारियों का, वह भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। तो वो था चार्टर एक्ट 1793, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत हम देखेंगे, इसमें हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति के कारण, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार समाप्त हुआ था, नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति के कारण खत्म हुआ था, ठीक है। यानी एकाधिकार जारी हुआ था चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। यानी यहाँ से क्या लागू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये जो चीज़ें थी, इस चीज़ को फिर से लागू किया गया, ठीक है। शिक्षा पर जो निवेश था, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख प्रतिवर्ष निवेश का प्रावधान किया गया। यानी चार्टर एक्ट 1813 का जो मुख्य पॉइंट हमारे सामने निकल कर आता है, पहला तो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति के कारण। और फिर उसके बाद एक एकाधिकार जारी किया जिसका उद्देश्य था चीन के साथ व्यापार करना और चाय का व्यापार करना। फिर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, शिक्षा पर निवेश करना, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख प्रतिवर्ष धन का निवेश करने का प्रावधान बनाया गया। अब आता है हमारे सामने चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के मुख्य बिंदु को हम लोग देखेंगे। हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो बिल्कुल एग्जाम में पूछने जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो विधायी और कार्यपालिका कार्य कंपनी के प्रशासन से अलग किए गए तथा कानून बनाने और लागू करने के लिए, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो अखिल भारतीय विधायी परिषद की स्थापना होती है, जिसमें कुल 12 सदस्य थे, ठीक है। अब एक पॉइंट की और बात करते हैं, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति हुई थी। यानी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो नियुक्ति हुई थी, चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अब हमारा आ जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अभी हम लोग 1935 का भारत शासन अधिनियम भी आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को पढ़ना है 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इसके ख़त्म होने का रीज़न क्या था, ये सारे कारण हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका जो कारण था, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से विश्वास हटा लिया था, ठीक है। और इस जो शासक परिवर्तन था, यानी ईस्ट इंडिया की समाप्ति, भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित करना था, इसका प्रथम नियम था। यानी प्रथम नियम क्या था, पहली चीज़ तो क्या था, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से
अपना विश्वास हटा लिया कि तुम भारत पे अच्छे से शासन नहीं कर पा रहे हो। इस चीज़ों की वजह से 1857 की क्रांति के बाद जो हार गए थे अंग्रेज, इस वजह से इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना विश्वास हटा लिया था। ठीक है, अब शासक परिवर्तन यानी ईस्ट इंडिया की कंपनी की समाप्ति होती है। भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित होता है, इनका प्रथम नियम होता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो गवर्नर जनरल का जो पद था यह पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, यानी जो गवर्नर जनरल का पद था इसको समाप्त करके वायसराय पद का सृजन किया गया था। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनी। ये एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनी। मुगल बादशाह का जो पद और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के जो पद थे इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी मुगल बादशाह का पद और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की समाप्ति कर दी गई थी। भारत राज्य सचिव और भारत परिषद जिसमें 15 सदस्य और लंदन का इसमें गठन किया जाता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था इसको यहाँ पर निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कब निरस्त किया गया था, किस अधिनियम के तहत निरस्त किया गया था? वो 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इसको निरस्त किया गया था। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश ताज के शासन के अंतर्गत क्या क्या सुधार हुए थे, क्या क्या बदलाव हुए थे, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें बात करते हैं हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है? इसका जो उद्देश्य था भारत के शासन में सुधार करना था, यानी पॉजिटिव सुधार करना था, पॉजिटिव रिफॉर्म करना था। अब इसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो सिस्टम लाया जाता है, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत होती है। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत के शासन में सुधार करने के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम लागू किया जाता है। आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी और विभागीय प्रणाली की शुरुआत क्यों हुई थी। ये दो क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना होती है, यानी जो सबसे मेन जो पॉइंट हमारे इस भारत परिषद अधिनियम 1861 का है यह है 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना होती है। यह आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीएसआई हो, इन दोनों एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? 1892 में हुआ था, यानी जो अप्रत्यक्ष चुनाव की जो शुरुआत हुई थी 1892 के अधिनियम के तहत हुआ था। बजट पर बहस का अधिकार कब मिला था? 1892 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 क्या है? इसका अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार। उस समय भारत राज्य सचिव मार्ले वायसराय मिंटो थे। ठीक है, यानी उस समय के भारत राज्य सचिव कौन थे? मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे। इसे ही हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं क्योंकि यह 1909 में आया था। ठीक है, अब इसका जो प्रथम एक्ट था जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा, यानी ये जो था ब्रिटिश शासन का ये सबसे बड़ा प्रहार था। भारतीय जो सिविल सर्विसेज थी, भारतीय जो सेवाएं थी, भारतीय गवर्नमेंट थी, उन पर एक बहुत ही कड़ा प्रभाव था। इसका जो पहला एक्ट था, जो प्रथम एक्ट आया था, इसने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा था। अब यहाँ से क्या होता है? पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना होती है, मुस्लिमों को अधिक निर्वाचन अधिकार, सेकंड वोट दिया गया था, यानी 2 वोट देने का अधिकार दिया गया था, सेकंड वोट दिया गया था। ठीक है, इसके तहत अब हम लोग आगे पॉइंट पे बात करते हैं। तो इसमें और एक अगला पॉइंट होता है वायसराय जो होता है, वायसराय जो परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ये जो क्या थे? एक विधि सदस्य भी थे, यानी वायसराय परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो एक विधि सदस्य भी थे। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। अब भारत शासन अधिनियम 1919 क्या कहता है? ये जो जितने पॉइंट्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं हमारे संवैधानिक विकास की ओर हमको लेते चले जाते हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से हम लोग पहुँचेंगे कैबिनेट मिशन कब आया था, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था,
तो धीरे धीरे संविधान सभा का गठन कैसे होता है, हम अपने मेन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे संवैधानिक विकास की जो सबसे बड़ी सीढ़ी होती है, यहीं से शुरुआत होती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो इसको जानना और पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में भी पूछे जाते हैं और आपके वनडे एग्जाम्स में भी ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए हमको इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 का जो अन्य नाम था, इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसका अन्य नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उस समय भारत राज्य सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। यानी इसमें क्या होता है, द्विसदनात्मक शासन, भारत में प्रथम बार द्विसदनात्मक शासन शुरू किया गया था। द्विसदनात्मक शासन कब शुरू किया गया था? पहली बार भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। अब इसमें और कुछ जो मुख्य पॉइंट आते हैं वो क्या है? महिलाओं को वोट का अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में मिला था 1893 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो वो दिया था न्यूजीलैंड ने 1893 में। भारत में इसी अधिनियम द्वारा दिया गया था। भारत में कहाँ दिया गया था? इसी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। और इसका एक मेन पॉइंट ये है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? जिसके जनक हैं लियोनल कार्टिस। कौन है? लियोनल कार्टिस जो थे, जिन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी। और दूसरी चीज, प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब हुई थी? प्रत्यक्ष चुनाव की जो शुरुआत हुई थी इसी एक्ट और इसी अधिनियम के तहत हुई थी, ठीक है। और ली कमीशन 1919 की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था 1926 में। आपसे सीधा सीधा पूछता है कि किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन होता है? यह यूपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो यूपीएससी में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि किस कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन होता है। तो ली कमीशन, यानी ली कमीशन 1919 की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में होता है, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, भाग 3, पूर्ण स्वराज की दिशा में यह क्या था? ये कदम था। महत्वपूर्ण बिंदु और अधिनियम जो पढ़ेंगे अब पूर्ण स्वराज की तरफ, जो हमको सीधा सीधा लेके जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन कब आया था। साइमन कमीशन जो आया था भारत में 1927 में आया था, ठीक है। लेकिन साइमन कमीशन जो है भारत से गया कब? 1928 में गया था। यानी ये जितने एक्ट और अधिनियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारे जो आए थे ये भारत पर शासन करने के लिए आए थे, भारत में शासन को सुधार करने के लिए आए थे। लेकिन सब में क्या थी? कुछ न कुछ कमियां थी, जिसको सुधार करने के लिए नए नए कमीशन, नए नए एक्ट को लाया गया, ताकि हमारे भारत शासन अधिनियम को और एक बेहतर रूप दिया जा सके, हमारे भारत शासन को, हमारे भारतीय गवर्नमेंट को एक आधारशिला दिया जा सके, एक बेहतर शासन प्रणाली दी जा सके, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन 1987। साइमन कमीशन 1987 का जो गठन हुआ था, इसमें क्या था? 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिशर्स थे। सोच के देखिए आप लोग, शासन करना है भारत में और जो सदस्य थे वो ब्रिटिश लोग थे, तो कैसे वो बेहतर कर पाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। तो क्या होता है, भारत में जो आगमन होता है साइमन कमीशन का, वो 1988 में हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था? गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। यानी विरोध क्यों था? क्योंकि ये सीधा सीधा अंग्रेजों का बनाया हुआ, जिसमें सारे सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे। इसीलिए यहाँ के लोगों ने उसको नहीं पसंद किया और भारत जो आगमन करता है 1928 में साइमन कमीशन, उसके बाद क्या होता है? गो बैक साइमन का नारा लगता है, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? 1919 अधिनियम की समीक्षा करना। यानी साइमन कमीशन 1927-28 लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह 1919 अधिनियम की समीक्षा करना था। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। अब तक का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम हमारे लिए है वह भारत शासन अधिनियम। कौन है? वह है भारत शासन अधिनियम 1935 है। अब इसमें क्या होता है? प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ होता है। यानी यहाँ से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, केंद्र में द्वैध शासन का आरंभ कब हुआ था? किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो केंद्र में द्वैध शासन का जो आरंभ हुआ था वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था, और प्रांतों में द्वैध शासन की जो समाप्ति हुई थी 1935 के तहत हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 को ही
सबसे बड़ा संविधान कहा जाता है, जिसमें 10 अनुसूची, 321 अनुच्छेद और 14 भाग हैं। और इसी वजह से सीधा सीधा 1935 से बहुत बड़ा एक संवैधानिक भाग लिए जाने की वजह से ही इसको अंग्रेजों का संविधान लोगों के द्वारा कह दिया गया था। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि किसी चीज़ को बहुत बेहतर बनाने के लिए हमको अन्य अन्य जगहों से, अन्य अन्य सोर्सेज से बेहतर चीज़ें ला करके हमको एक नया संविधान तैयार करना था, इसलिए इन चीज़ों को लेना जरूरी था। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1937 में क्या होता है। फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है दिल्ली में, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेयर थे। मॉरिस जो ग्वेयर थे। ठीक है, यानी 1937 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत होती है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना होती है दिल्ली में, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्मा या म्यांमार को 1937 में भारत से अलग किया गया था। यानी म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? 1937 में भारत से अलग किया गया था। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। 1937 में क्या होता है? चुनाव होता है, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस को 6 प्रांतों में बहुमत मिलता है। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। 1939 से लेकर के 1945 तक वर्ल्ड वार 2 हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने भारतीयों को बिना कांग्रेस परमिशन के शामिल किया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था 22 दिसंबर 1939 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस मनाया था। यानी क्या हुआ था? 1939 से 1945 तक क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 चला था, जिसमें ब्रिटेन ने भारतीयों को बिना कांग्रेस की परमिशन के शामिल किया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था 22 दिसंबर 1939 को, जिसमें मुस्लिम लीग ने धन्यवाद दिवस मनाया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग था वो कांग्रेस के बिल्कुल अपोजिट चल रहा था। अगली अब संवैधानिक विकास की सीढ़ी में जो हमारा अगला कदम होता है वो होता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आता है 1942। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य जो था, भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना। यानी जो क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 में आया था, इसका उद्देश्य था भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा देना। अब क्रिप्स मिशन को लेकर के गांधी जी का जो कथन था, दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक, यानी सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन 1942 को लेकर के गांधी जी का क्या कथन था? तो वह कथन था दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, अब इसको लेकर के नेहरू जी ने भी एक कथन अपनी कही थी। इसका जो उद्देश्य था कहने का यह था कि दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक। यानी नेहरू जी का जो कथन था, दिस इज ए पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैश बैंक। उसके बाद आता है 1946 का कैबिनेट मिशन। 1946 के कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन था? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यानी ये 3 लोग सदस्य थे, जिसमें जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे और जो सदस्य 2 थे स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। उस टाइम यानी जब कैबिनेट मिशन 1946 आया था, उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो कौन थे? क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यानी अब 1946 का जो मुख्य उद्देश्य था लाने का, वह था भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना। यानी भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। अंतरिम सरकार का जो मतलब होता है, एक ऐसी सरकार जो अस्थायी सरकार होती है, जो देश में शासन प्रशासन करने के लिए, देश की व्यवस्था को संभालने के लिए बनाया गया था, जो अस्थायी रूप से नहीं थी। ठीक है, अब भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था, इसी 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत ही किया गया था। हमारी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। अब हम संविधान के अगले पार्ट की तरफ हम लोग नेक्स्ट डे में वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।